नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। भारत 24 पर आप दहाड़ देख रहे हैं। भाई 5 राज्यों में चुनावी दहाड़ खत्म हो गई। जनता ने दहाड़ा, अपने पसंद का कैंडिडेट चुन लिया। अब वो सब ईवीएम में कैद है, बंद है। और ये ईवीएम सच उगलेगी 3 तारीख को। लेकिन इस बीच तमाम अलग अलग चैनल्स पर पोल एजेंसीज जो हैं, या अलग अलग कह दीजिए सर्वे करने वाली एजेंसीज जो हैं, उन्होंने एग्जिट पोल किया। अब ये एग्जिट पोल जो है वो मैं आपको बता दूं कि ऐसा है जो कईयों को कंफ्यूज कर रहा है, और ऐसों को कंफ्यूज कर रहा है जो अब तक इस बात को लेकर कंप्लीटली कॉन्फिडेंट थे कि भाई यहां तो हमारा ही राज होने वाला है। 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो गए हैं और एग्जिट पोल भी आ गए हैं, जिसके बाद से राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें बढ़ गई है। असलियत में 5 राज्यों की जनता ने क्या फैसला दिया, इसका पता 3 दिसंबर को चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों ने इन राज्यों की सियासी तस्वीर को कितना साफ बताया है, कितना कंफ्यूजन क्रिएट किया है, वो आपके सामने है। 5 राज्यों में 16 करोड़ 18 लाख वोटर्स ने अपने इलाकों में, अपनी अपनी विधानसभाओं में अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के लिए वोटिंग की। 52 दिन में जनता ने तमाम नेताओं को सुना। फिर 5 राज्यों में 678 विधानसभा सीटों पर नेताओं के दावे और वादों को सुनने के बाद 8053 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हुआ। इन चुनावों में 41,82,000 वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने पहली मर्तबा वोट डाला। एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसे जो है ऐसे दिखाया जा रहा है कि ये पार्टी जो चाहती थी कि हम जीते वो हार रही है, और वो पार्टी जो कह रही थी हम लगता नहीं आ पाएंगे उसे जिताया जा रहा है। हारते दिखाई दे रहे नेता और पार्टियां भले ही सार्वजनिक तौर पर इसे खारिज कर दे, लेकिन हकीकत यह है कि सबकी धड़कनें बढ़ी हुई है। आज दिन भर 5 राज्यों के बड़े बड़े नेताओं ने उम्मीदवारों से फीडबैक लिया। हालांकि सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर जिस तरह की क्लोज फाइट दिख रही है उससे राजनीतिक दलों ने चुनाव नतीजों के बाद की स्थिति की तैयारी कर ली है। चुनाव के बाद अपने विधायकों को टूट फूट से बचाने और छोटी पार्टियों और निर्दलियों की बाड़ेबंदी की तैयारी की जा रही है। और ये मत भूलिए कि ऐसे बहुत से इस बार उम्मीदवार मैदान में हैं जो पार्टी से टिकट ना मिलने पर बागी हो गए, लेकिन विचारधारा तो उस पार्टी से ही जुड़ी हुई है। और ऐसा दोनों ही पार्टियों में दिखाई दे रहा है, और खासकर ये दिखा है राजस्थान में। तो नतीजे क्या रहेंगे 3 तारीख को, उसकी हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन उससे पहले आखिरी दाव एक बार फिर चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जिट पोल ही क्या एग्जैक्ट पोल रहने वाले हैं। अब सवाल मन में ये कि क्या एग्जिट पोल ने राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा दी है? रिसोर्ट पॉलिटिक्स की आहट से पार्टियों में आत्मविश्वास की कमी नजर नहीं आ रही है, और क्या सत्ता के सेमीफाइनल में मुकाबला टाई होता नजर आ रहा है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी बहस रहेगी। लेकिन इन एग्जिट पोल के नतीजों पर हमने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। तो क्या कह रहे हैं वो, एक झलकिए, और उसके बाद डिबेट शुरू होगी। अभी 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है, है ना। और ये है कि हमने लक्ष्य 75 पार का रखा था, हम उसी के आसपास रहेंगे। मैंने पहले ही कहा था मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। देखो कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी, लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी, बेटियां आती थी, बच्चे भी आते थे। और बहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अभी भी मैं कई जगह जाता हूं तो बहनें दौड़ के जाती है और ये कहती कि भैया अपन जीत रहे हैं। अपन जीत रहे हैं मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है, और इसलिए लाडली बहना ने सचमुच में चमत्कार किया है। और इस पर बातचीत करने के लिए शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ चुकी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है मनोज काका,
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। मलूक नागर साहब सांसद है बहुजन समाज पार्टी के, वो भी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। राजस्थान में खेला हो गए, ये हमेशा से कह रहे हैं, जब जब मेरे साथ रहे हैं। स्वागत है आप तीनों का। इस वक्त हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। दिलीप मंडल जी यहाँ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ या स्टूडियो में मौजूद है। समीर चौगांवकर जी मुझे यहाँ से नजर आ रहे हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर में वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। और इस वक्त आप वरुण पुरोहित जी को भी देख रहे हैं, मेरी धरा यानी राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। खम्मा गणी हुक्म, आज पहले मैं कह देती हूँ आपको बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन वरुण जी भी यहाँ पर मौजूद है। वरुण जी, कल जो कहा था आज उसे क्लीन स्लेट पर वापस कहिए, इसलिए क्योंकि कल से अब तक तो बहुत पानी बह गया होगा। कल आपने 10 लोगों से बात की होगी तो आज 100 हो गए होंगे वो। क्षमा गणी रूबिका जी, आपको हुक्म। आपने पहले किया इसलिए आपको और मैं दोबारा प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। मैं कह रहा हूँ राजस्थान के अंदर स्पष्ट बहुमत आएगा। कल भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ स्पष्ट बहुमत आएगा। राजस्थान के अंदर जनता जो है अपना मन बना चुकी है। और अभी आपने देखा पॉलिटिकल आप कह रहे हो डिफरेंस वोट मार्जिन भी कम है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है वोटर की। लेकिन आपने कहीं भी सुना होगा तो हर आदमी कहता है काम तो खूब हुआ है, राजस्थान में काम तो खूब हुआ है। दूसरा जो है, जो बीजेपी थी राजस्थान में शुरू से कंफ्यूज रही। पहले वसुंधरा जी को माइनस किया, फिर उन्होंने उनके आदमी ने थोड़ा विरोध किया तो उनके लोगों को टिकट दे दिया, तो कंफ्यूजन की स्टेट थी। फिर सीपी जोशी जी जो हैं वो उनको लोग समझ नहीं पाए। आज भी कांग्रेस के सीपी जोशी जी को ही समझते हैं। कुछ तो शुरुआत में कांग्रेस के बीजेपी के जो नेता लोग थे वो कांग्रेस के सीपी जोशी जी की फोटो लगा ली। वो कंफ्यूजन जो था वो किसी की समझ में नहीं आया। अब मोदी जी आए बाद में, तो स्वाभिमानी स्टेट है, बाहरी लोगों को पसंद कम करते हैं राजस्थान का आदमी। तो वो मोदी जी जब बाद में आए तो जयपुर में जरूर उनका रोड शो हुआ। शिथिल पड़ी हुई थी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, परकोटे के अंदर पुराने शहर में उन्होंने रोड शो किया। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी में, और क्योंकि आप आजकल हिंदू मुस्लिम बोलने लगे, काम करते हैं वरुण जी काम करते हैं। मैं आप सारे यहाँ पर वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, मैं ऐसा करती हूँ क्विक जो है एनालिसिस या क्विक आपकी पॉलिटिकल पंडिताई जो है वो भारत 24 के दर्शकों के सामने रख देती हूँ आप लोगों की इजाजत से, ठीक है। वरुण जी, आप कितनी सीटें दे रहे हैं एग्जैक्ट दीजिएगा सर। वरुण, एग्जिट पोल क्या कहता है राजस्थान में? मध्य प्रदेश में बाद में आऊंगी, राजस्थान में जिसकी भी सीटें आएंगी 120 से 130 से कम नहीं आएंगी। ये जिसकी भी सीटें क्या होता है वरुण जी? ना 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 ना, जिसकी भी नहीं, ये कोई पार्टी नहीं है जिसकी भी जिसकी भी कोई पार्टी नहीं है। आप मुझे ये बताइए, बीजेपी को कितनी, कांग्रेस को कितनी? कांग्रेस की 120 प्लस आएंगी और बीजेपी की 50 to 60 आएंगी। नोट किया जाए भाई, वरुण जी ने बता दिया है। समीर चौगांवकर जी आप बताइए राजस्थान, पहले हम राजस्थान की बात करें। पेन दे देना भैया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की 125 से ज्यादा सीटें आने जा रही है, मिनिमम 125 सीटें आएंगी राजस्थान के अंदर। अरे मामला टफ हो गया भाई। दिलीप जी कितनी सीट है? नो प्रेडिक्शन, सॉरी। दिलीप जी, अच्छा आप पार्टी मत कीजिए, आपको मैं छूट दे देती हूँ, वरुण जी को नहीं दी, आपको दे देती हूँ कि जो भी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी उसे कितनी सीटें, ये तो पूछ सकते हैं ना। नहीं, राजस्थान की देखिए एक परंपरा है, आमतौर पर वो लोग रोटी पलट पलट के सेंकते हैं। तो मतलब ट्रेडिशनली अगर वो ट्रेंड पे जाएगा तब तो सरकार बदल रही है। तो लेकिन मैं इस बार राजस्थान घुमा भी नहीं हूँ, बहुत मतलब प्रेडिक्शन करना ठीक नहीं होगा। हाँ। लेकिन जो एक जनरल मूड मुझे दिखा, जिन रिपोर्टर्स वगैरह लौट कर आए उनसे बात हुई, हाँ। उसके आधार पर मैं राजस्थान में बीजेपी को, उसके आधार पर अपना नहीं, हाँ। कि बीजेपी को मैं अपर हैंड देखता हूँ। नहीं तो फिर ये कैसे माना जाएगा कि वो जो पत्रकारों से आप मिले हैं वो मन में क्या विचार रखते हैं? ये अच्छा, मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, खम्मा गणी, क्या हाल चाल है आपके? दिल ज्यादा धड़कनों के साथ है कि एकदम आप फिट एंड फाइन, आपको लग रहा है कि हर बार की तरह परचम लहराएगा? नहीं, देखो ऐसा है, मेरे को पार्टी कार्यालय से 62 सीटों को पर जाने के लिए कहा था। हाँ। मैं 22 सीटों पर घूम पाया और 22 सीट ये हमारे घाट, जयपुर की घाट की गुणी से लेकर भरतपुर तक 28 सीटें हैं। हाँ। जिनमें पिछली बार 2018 में हमको 1 सीट मिली थी धौलपुर की, हम 27 सीट खो बैठे थे। हाँ। मैं 22 सीटों पर घुमा हूँ, 20 सीट आएंगी पक्का गारंटी से। आपको तो मैं कंस्टिट्यूंसी के नाम बता दूं, और उसमें 6 मंत्री चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस के 95% मंत्री चुनाव हार रहे हैं राजस्थान में, जहां जहां से भी लड़े हैं।
और भारतीय जनता पार्टी 125 प्लस पे जाएगी, प्रचंड बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस 55 से 60 के बीच में रह जाएगी, 15-20 दूसरे दलों निर्दलीय लोग आएंगे। ये पूरा समीकरण है। मैंने 5 साल में पूरे राजस्थान के चप्पे चप्पे को घुमा है, आंदोलन खड़ा किया है। जनता में इस बात का आक्रोश था कि जवानों के 1 करोड़ 12 लाख बच्चों के परीक्षा के पेपर लीक हुए, कुछ नहीं किया, मछलियां पकड़ ली, मगरमच्छ छोड़ दिए। नेता एमएलए थे, बड़े ब्यूरोक्रेट से उनको पकड़ दिया। भ्रष्टाचार चरम पर था। हर विधानसभा क्षेत्र का एमएलए वहां का मुख्यमंत्री था। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब थी कि 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया और उसको भट्टी में झोंक दिया गया। हाँ। तो महिलाओं में बड़ा सुरक्षा का भाव था, भय का वातावरण था। और भ्रष्टाचार, चाहे जल जीवन मिशन हो, पर किरोड़ी जी, ये तो सारे मुद्दे हैं जिन पर जनता वोट कर चुकी होगी। आप ये कह रहे हैं कि जिन 22 सीटों पर आपने मतलब पर्सनली जाकर पूरा माहौल देखा है, उसमें से 20 सीटें आप लेकर आ रहे हैं। आप ये भी एक आई थी, वहाँ 20 सीट आई है। हाँ। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुंचेगी। चढ़ा। और लेकिन ये जो क्लोज फाइट दिखाई जा रही है, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, कोई आधार उससे तो बिल्कुल, हाँ, उससे बिल्कुल इधर आप एक अंक जो है वो दे रहे हैं, 125 प्लस कह रहे हैं बीजेपी को। हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ, आप पाली जालौर सिरोही से फीडबैक ले लो। 1 सीट कांग्रेस की नहीं है। सवाई माधोपुर, दौसा, करौली में 13 सीट बनती है, जिसमें मात्र 2 सीट कांग्रेस को मिल रही है। आप खूब पूछ लो, खूब फीडबैक ले लो। जबरदस्त कांग्रेस के खिलाफ उनके असंतोष था एमएलए की लूट के कारण। भारतीय जनता पार्टी के लिए अंडर करंट था। किरोड़ी लाल जी, वो तो आपकी खुद की सीट को लेकर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो भी बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी। हालांकि हम जानते हैं कि वो तो सवाल तो करते रहते हैं। 3 को देख लेना, 40 से 50 हजार के बीच में जीतूंगा। 40 से 50 हजार सर आप कह रहे हैं? आप उस अंतर से जीतेंगे? हाँ, इस अंतर से जीतूंगा। लेकिन मामला तो वहाँ त्रिकोणीय है ना, मतलब मीणा त्रिकोणीय सब क्या पेड न्यूज लगी हैं। आप जानती हो, सारा पेड न्यूज के आधार पर, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। वो एक बड़े आईएएस की साली है जो चुनाव लड़ी है, उसके पास हजारों करोड़ है। तो वो तो सारा पेड न्यूज के आधार पर त्रिकोणीय बन रहा है। तो कहीं टिक ही नहीं पा रहे। गलत बात है, आपको सूचनाएं गलत है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अब आपकी सूचना दुरुस्त है, आप 40 से 50 हजार वोटों से जीत रहे हैं। 3 दिसंबर को मीणा जी, मैं आपका दोबारा रुख करूंगी, लेकिन 3 दिसंबर के बाद वो चेहरा कौन होगा अगर आपके हिसाब की सीटें आ जाती है बीजेपी में, तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा हमारी सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी। मोदी जी तय करेंगे। मोदी जी के फेस पे चुनाव यहाँ पर लड़ा गया है। हमारे बहुत लोग योग्य हैं मुख्यमंत्री बनने लायक। कांग्रेस की तरह नहीं है जो एक गहलोत ही ने ठेका ले रखा है। एक पायलट था जिसको कहीं वो आने नहीं देते, टिकने नहीं देते। ये बड़ा खुशी की बात है कि हमारे यहाँ दर्जनों चेहरे ऐसे हैं जो राजस्थान को रन कर सकते हैं, शासन चला सकते हैं। ये हमारी पार्टी में इतने लोग हैं, इस बात की मेरे को खुशी है। और किरोड़ी लाल मीणा जी उन दर्जनों चेहरों में से एक हैं? मैं तो देखो, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। हम पद के पीछे नहीं भागते, हम दीनहीन गरीब की सेवा के लिए भागते हैं। और समाज और राष्ट्र कैसे मजबूत हो, राष्ट्रभक्ति का भाव लोगों में कैसे आए, उसके लिए काम करते रहते हैं, करते रहें, आगे भी करते रहेंगे। सचिन पायलट के घर दौसा में भी आपकी बहुत पकड़ है सर। वहाँ किस तरीके का आपको वहाँ की रिपोर्ट क्या मिल रही है? सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के अनबन क्या वहाँ पर असर डाल रही है? वो मेरा भी घर है, इनका भी घर है, लेकिन वहाँ 5 में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं। 5 में से 4 सीटें? हाँ, बीजेपी को। आप 3 तारीख को गिन लेना, मेरे से बात कर लेना। अच्छा, ये 5 में से जो 4 सीटें आ रही है उसमें से एक आपने पायलट को दे दी है ना? नहीं, पायलट को नहीं। एक में कंटेस्ट है, वो जीत भी सकते हैं हम, पर एक में कंटेस्ट है, सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। वो है दौसा। अच्छा, लेकिन ये आपने थोड़ा ईमानदारी से जवाब दे दिया। बाकी सब भी मैं मान के चल रही हूँ सर, आपने ईमानदारी से ही जवाब दिया है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सर भारत 24 की तरफ से। 3 दिसंबर को मैं अभी से आपका वक्त ले रही हूँ सर। ये जो भी बातें आपने कही हैं
वो दोबारा मैं जनता के सामने रखूंगी और इन पर सवाल और जवाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो किरोड़ी लाल मीणा जी यहाँ पर मौजूद, राज्यसभा सांसद, बड़ा चेहरा बीजेपी का, और इस बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे और कह रहे हैं कि मैं 40 से 50 हजार सीटों पर जीतूंगा। शाजिया इल्मी से अब मेरा ख्याल से मेरा संपर्क हो सकता है। शाजिया, अब आप सुन पा रही हैं? देखिए, पहले ना आपके चेहरे पर मुस्कान थी, ना मुझे वो उदासीनता दिख रही थी, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि आप एग्जिट पोल के नतीजों को कैसे ले रही हैं। अब तो मुस्कुरा रही हैं, तो अब ये मुस्कान सच्ची वाली है या सिर्फ रूबिका को और व्यूअर्स को दिखाने वाली है? रूबिका जी, मेरे ऑडियो में कुछ दिक्कत थी, इस वजह से मैं थोड़ी परेशान थी। मैं चाह रही थी टेक्निकल एरर ठीक हो, लेकिन मैं बता दूं, मैं पूरी तरह से मुतमईन हूँ, तसल्ली में हूँ। सोचिए, इन 5 राज्यों के जो रिजल्ट आने वाले हैं और अभी बहुत ही कम वक्त रह गया है, सोचिए 5 की 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त हुई थी। और वो दिन और आज का दिन, सारे रुझान आप देखिए, 2 से 3, कम से कम 5 में से सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बिल्कुल सुनिश्चित माना जाए। छत्तीसगढ़ में नतीजे बहुत चौंकाने वाले होंगे, लेकिन आप देखिए हमारा जो स्कोर था, अब वो 0 से अब 0 आउट ऑफ 5 से 3 आउट ऑफ 5, ये मैं मानती हूँ। कुछ लोग उसको 2.5 आउट ऑफ 5 भी मानेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में अभी खेल जो है चल रहा है। लेकिन आप सोचिए, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कई एग्जिट पोल्स हैं जिन्होंने 35 से 40 तक की हमें सीटें दी हैं। तो आप सोचिए, जो गैप कवर किया है भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण से ठीक पहले और दूसरे चरण तक, सिर्फ छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो वो कमाल का है, कमाल का है। उसके अलावा आप देखिए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो और राजस्थान हो, राजस्थान में जो असंतोष देखा जा रहा है, आपने अभी भी बात की मीना जी से, हमारे बहुत ही सीनियर लीडर से, तो बहुत ही एक नाराज़गी है, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और इन सब चीज़ों का जो खिचड़ी बनकर जो लोग बिल्कुल भी पचा नहीं पा रहे हैं, ये उसके खिलाफ एक वोट आप देखेंगे और बहुत ही स्पष्ट बहुमत आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का। तो हमारी सरकार बहुत अच्छी तरह आपने कहा कि 5 में से 3 और इसको लेके 5 में से 2 कितनी, 5 में से 3 आपकी आ रही है ना? जी, मैं मानना चाहती हूँ 5 में से 3 आ रही है, लेकिन क्योंकि रुझान ऐसे बता रहे हैं और मैं ओपिनियन पोल्स को कम नहीं आंकती, ना ही उनका मजाक उड़ाती हूँ, ठीक है। तो अगर उसकी बात भी मानी जाए तो 2 तो सुनिश्चित है, तीसरे को लेकर यानी कि छत्तीसगढ़ को लेकर बहुत ही अच्छी वहाँ पे एक बढ़त बन रही है। और बराबर के कांटे की टक्कर है, जो अपने आप में कोई मानने को या फिर आंकने को तैयार नहीं था। ओके, ठीक है। लेकिन अब देखिए कितना पूरी तरह से सिचुएशन बदल गई है। आपने कहा कि माहौल राजस्थान में बड़ा खराब है, तो ये बहुत ही अच्छी है, बड़ी। आपने कहा इसीलिए जो है जनता आपको पसंद करेगी। किरोड़ी लाल जी से मैंने अभी बात की, अब वो तो कांग्रेस वाले बात नहीं कर रहे हैं, इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। अगर मैं उनसे बात करती तो वो भी मेरे ख्याल से यही बात करते, यही कहते कि मध्य प्रदेश में जनता त्राहिमाम कर रही है और इसीलिए अब कमलनाथ जी को जो है वोट दिया जाएगा। बहरहाल वो तो कांग्रेस वाले अगर फोन लाइन पर आते तो समझ पाते, लेकिन अभी हमारे साथ मलूक नागर जी भी हैं, मनोज काका जी भी हैं, दिलीप मंडल जी, और मैं हर्षवर्धन जी का भी रुक नहीं कर पाई थी। पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से राजस्थान का वो एग्जिट पोल जो है उसका आंकड़ा ले लेती हूँ। शाजिया प्लीज मुझे एक नंबर बता दीजिए, कितनी सीटें आपको मिल रही है राजस्थान में? मैं नंबर्स के गेम में नहीं जा रही हूँ, मैं आपको स्पष्ट मेजॉरिटी कह रही हूँ, सिंपल भी नहीं, एब्सोल्यूट 2/3 से ज्यादा। हाँ तो मतलब कर दीजिए ना 125 130 ऐसा, तो आप उसमें निकाल लीजिए। हाँ ठीक है, निकाल दिया। मनोज काका? हाँ बिल्कुल 125 130 से मुतमईन हूँ। हाँ मनोज काका, राजस्थान में देखिए साजिया आप बहुत सहजता से आपके सामने हैं, बहुत अपने आप को इन्होंने संभालने का प्रयास किया, लेकिन एक शेर है ना कि अपने चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाऊं कैसे और तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे। तो साजिया आज पूरी तरह से बहुत सवालों को आपके लेके मुतमईन दिखी, लेकिन इनके अंदर की जो बेचैनी है, जो घबराहट है, जो व्यग्रता है, वो अनायास ही चेहरे पे आ जाती है। क्योंकि मानव मन ही ऐसा है, मानव का हृदय ही ऐसा है
कि हर बार उसका चेहरा उसके अंतस में क्या चल मेरे रहा चेहरे है, में क्या प्रकृति आपको में ऐसा मानव का निर्माण किया है कि वो चेहरे पे आ जाता है। क्यों भाई, अरे मैं अपने तो चेहरे के हाव भाव को ज्यादा इनके- आपसे इनके बेहतर साफ जानती साफ हूँ। दिख रहा है। मैं तो आपका चेहरा देख भी नहीं पा रही हूँ भाई साहब, आप देख पा रहे हैं तो साफ अच्छी साफ बात ये है। संकेत है। अब सुन लीजिए, अब साजिया देखिए बैकग्राउंड सुन लीजिए। सवाल ये है कि जो रिजल्ट आ रहे हैं, आप तो चूंकि राजस्थान की वहां की हैं भी और आपने घूमा भी है, जो रिजल्ट राजस्थान में आ रहा है वो बीजेपी को बेचैन करने वाला है और पूरे देश में। उसका कारण सिर्फ ये है कि आज के जो राजनीतिक विमर्श में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो जातिगत जनगणना का है। और इसलिए जातिगत जनगणना का है कि अब आज का जो बहुजन वर्ग है वो ये जान चुका है कि जब तक उसकी संख्या नहीं जानी जाएगी, उसके सशक्तिकरण का संसाधन कितना चाहिए ये सरकार कैसे बताएगी। और जो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के अति पिछड़ों के वोट पर हमेशा सत्ता में आई है, वो अब भारतीय जनता पार्टी के खेल को इस देश का बहुजन समझ चुका है। मैं समझ गई। और निश्चित रूप से भारतीय जनता मैं पार्टी समझ गई, के लेकिन लिए मनोज मैं एक काका दिन जी, पहले एक भी बात आपसे बताऊं, कहा आजकल- कि 3 तारीख का जो दिन है वो दुख का और पीड़ा का दिन है। आजकल जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लोग चाहते क्या हैं समझ में नहीं आता है। पहले आप लोग कहते थे सबके सब, आप नहीं मनोज भाई, मैं कह रही हूँ एंटायर हिंदुस्तान में एक नारा चला था, क्या, बच्चे दो ही अच्छे। और अब आप कहते हैं जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। काहे आप कंफ्यूज कर रहे हैं? एक पर टिकिए ना। पहले ये कहा कि जितनी कम आबादी उतना बेहतर। अब आप कह रहे हैं कि नहीं हमें तो हिस्सा चाहिए, हमें इतनी हिस्सेदारी चाहिए। दिलीप जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं बस एक आंकड़ा चाह लेती हूँ आपसे। नहीं मनोज भाई, मेरा जवाब ले लीजिए, आपने सवाल करा है। आप जवाब ले लीजिए प्लीज, मैं 1 मिनट लूंगा। आप एक उस मिनट नारे नहीं, को, एक मिनट जो नहीं, नारे का एक मिनट विमर्श है वो कितना अच्छा है, कितना जो यहाँ पर भी जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। हाँ। इससे घबराहट क्यों हो रही है? नहीं, घबराहट किसी को नहीं हो रही है। उससे घबराहट क्या मैंने होनी तो चाहिए? कहा कि जिसकी जितनी आज ये संख्या सवाल उन्हें हर पूछे तरह जा का रहे हैं, हक अधिकार घबराहट मिलना किसी को नहीं चाहिए। हो रही है। मैं इस पर बहस की जा सकती है, लेकिन वो कोई ये नहीं जो पूछ रहा। रवैया भारतीय दोहरेपन का जनता- रवैया है ना, भारतीय उस जनता पर मैं बात पार्टी से कर रही हूँ। पूछिए। हिस्सेदारी उसकी होनी चाहिए कहाँ जिसका दोहरापन हक है। है? आपके हिस्सेदारी दृष्टिकोण उसकी में नहीं मुझे होनी लग रहा चाहिए है। ना जिसकी अरे अपना संख्या है। दृष्टिकोण ठीक करिए, फिर कल को रुक तो जाओ। क्या बात कर रही ना, हैं फिर कल को आप? तो आप ये ये हो जाएगा कहा, ना मनोज इस देश के काका, बहुजनों कल को को आप ये क्या हो करें? जाएगा कि दुनिया भर घर में ये कहा जाएगा पढ़ो लिखो मत, बच्चे पैदा करो, दुनिया भर में क्योंकि परमिट जिसकी व्यक्त जितनी कराया संख्या जाता है। बारी क्या उसकी बात कर इतनी रहे हैं? हिस्सेदारी। आप फिर मामला बहुजनों के खराब हो खिलाफ जाएगा। हैं सर क्या? मत कीजिए ऐसे, मत आप कीजिए। श्रमशील समाज के खिलाफ हैं क्या? मैं बिल्कुल आप नहीं हूँ श्रमशील समाज के सर। खिलाफ हैं मेरे क्या? थॉट की क्लैरिटी को लोगों आप की जो चैलेंज संख्या नहीं कर उनको हक सकते हैं अधिकार, मनोज शैक्षणिक, जी। आर्थिक, मैं इन सब सामाजिक, चीजों में नहीं राजनीतिक, पढ़ती हूँ। सभी मेरे के हक मेरे अधिकार थॉट की संविधान के क्लैरिटी है, प्रस्तावना में बात उसको करेंगे। आप इधर उधर मुझे- भावनाओं में मुझे मत लगता है कि भटकाइए। आपको संविधान के मैं प्रस्तावना उसमें पढ़ के मत सुनाना भटकाइए चाहिए। सर। संविधान की बात करेंगे, मेरे आप पास अभी भटका दिलीप जी रही बैठे हुए हैं, आप भटका रही हैं। समीर चौगाकर जी बैठे हुए हैं, हर्षवर्धन जी बैठे हुए हैं, हर पन्ना निकाल के आपको बता देंगे। इस पर डिबेट नहीं, छोड़ दीजिए। अब आंकड़ा बताइए। आप कह रहे हैं बीजेपी हारेगी, तो उसकी सीटें बता दीजिए या कांग्रेस की सीटें बता दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कुछ विश्लेषक बैठाती है वो विश्लेषक नहीं होते, वो सच में है भारतीय जनता पार्टी के विशेष प्रवक्ता होते हैं। और हमने कोई प्रेडिक्शन का काम नहीं करा, ना ही मैं विश्लेषक हूँ। बात, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, एक पार्टी का तो आप ये प्रवक्ता हूँ। पास कर दीजिए मेरा ना कोई सवाल, इतना आप विश्लेषक समा काहे नहीं है। बांधते मेरा हैं? विश्लेषण ये है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी वहां बुरी तरीके कहाँ से से बांध हारेगी। रहे हैं? मैंने मान लिया, आप जैसे मैंने मान लिया मनोज काका। मैं आगे बढ़ती हूँ। बिल्कुल हारेगी। हाँ ठीक वही है, नहीं, आपने पांचों जो कहा राज्यों में बीजेपी हार रही है। मैंने मान लिया। अब 3 तारीख का आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। चौगाकर जी कितनी सीटें दे रहे हैं आप राजस्थान? राजस्थान में अच्छा, आपने तो दे दिया ना सर, 125 सीटें दे दी हैं। 125 सीटें। हर्षवर्धन जी, पहले तो ये मुझको लगता है सारे स्टूडियो में सब एक जगह होने चाहिए। आज आपके स्टूडियो में मुझे रहना था, लेकिन मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ। लेकिन राजस्थान की अगर राजनीति की बात करेंगे, आपका तो गृह प्रदेश है, लेकिन जो राजस्थान दिख रहा है और जो हिस्टोरिकल डेटा एविडेंस है वो बहुत साफ दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां बढ़त है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार 4-4.5 साल चली ही नहीं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत आपस में ही लड़ते रहे, तो उसमें कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कुछ बेहतर हो पाएगा वो मुझे नहीं दिखता है। लेकिन ये भी मैं कहूंगा
कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने आखिरी 6 महीने में फ्रीबीज पॉलिटिक्स की है, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की है, और उसने पूरा जो कहते हैं ना कि परसेप्शन मैनेजमेंट जो किया है वो बहुत शानदार रहा है। इसकी वजह से जो हार बहुत बड़ी होती थी वो शायद उतनी बड़ी हार कांग्रेस की नहीं होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, इतना तय है। मलूक नागर जी मेरे साथ बहुत जब से हम चुनावी बहस करने लगे हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली वो एक बात कह रहे हैं कि इस बार उनका वोट प्रतिशत भी वहां पर बढ़ेगा और कुछ खेला जो होगा उसमें बड़ी भूमिका मलूक नागर जी की रहने वाली है। हाँ। हर्षवर्धन जी आपका कनेक्शन नहीं कहना चाहूंगी मनोज जी की बात पर। हाँ, बस एक सेकंड, आप दोनों की इजाजत से, मलूक जी भी बड़ी देरी से इंतजार कर रहे हैं, माननीय सांसद हैं, और मैं चाहती हूँ एक बार वो अपना वक्तव्य पेश कर दें, उसके बाद मैं आप दोनों का रुख करूंगी। मलूक जी। देखिए रूबिका जी, मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ, 90 से ज़्यादा किसी की भी सीट नहीं आएंगी, और आपके जो अदर पार्टी की जो वोट दिखा रहे हैं वो कहीं 18, कहीं 15, कहीं 20। पिछली बार हमारी सर्वे में 2 सीट दिखाई थी एमएलए की, हमारी 6 आई थी। मैं अब भी कह रहा हूँ हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, एक तो मैं ये कह रहा हूँ। दूसरा, जो हमारे कांग्रेस के जो विश्लेषक के रूप में प्रवक्ता ही बैठे हैं, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आज देश के सामने, अगर कांग्रेस बीजेपी को हटाना चाहती है तो जितने उनके साथी थे, खासकर समाजवादी पार्टी और लोकदल आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल, उनका एक विधायक ऑलरेडी राजस्थान में था, अगर वो उन्हें साथ मिला लेते और अपने घटकों को साथ मिला लेते और हमारे 6 विधायक डांका डाल के ना ले जाते तो आज बीजेपी को कांग्रेस हरा के बाहर निकाल देती। यानी कि बीजेपी अगर जीत के आती है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी कांग्रेस की है, और कांग्रेस साफ तौर पर कहें तो बी टीम के रूप में सिद्ध हो रही है, और देश में से इसीलिए बीजेपी को हटाया नहीं जा रहा है। कांग्रेस चाहे तो हटा सकती है। यूपी में समाजवादी पार्टी काका बैठे हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता, और हमारी पार्टी, दोनों के बगैर यूपी में कुछ नहीं है, ये सेमीफाइनल है। और अगर हम दोनों यूपी में अगर कांग्रेस नेतृत्व करे और लीडरशिप को करे, इनका को बराबरी का दर्जा दे, अपनी गलतियों को जवाब बोलना बहुत जरूरी बात है, आपस में तालमेल बैठा के काम करें तो को हटाया जा सकता है देश में से भी। और आज इन प्रदेशों में 4-5 में जो रुझान आ रहे हैं उससे साफ दिख रहा है। अच्छा, मलूक जी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। मलूक जी, आपके टोंक के जो पार्टी प्रत्याशी थे उन्होंने तो सचिन पायलट के समर्थन में घोषणा कर दी है, नाम लेने का दिन निकल गया, उसके बाद दूसरे दिन वो कहते हैं कि मैं कांग्रेस के साथ में हूं। वो फॉर्म आपकी तरफ से भरा हुआ है टोंक के प्रत्याशी ने। देखिए, आपका जो प्रश्न है इसका सीधा सीधा जवाब लो। पूरे देश में कई प्रत्याशी ऐसे हो जाते हैं, कई कांग्रेस के भी ऐसे रहे हैं, कई दूसरी पार्टियों के भी ऐसे रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट के साथ तो अत्याचार हुआ है, सचिन पायलट के साथ तो बेईमानी हुई है, पिछड़ों के साथ तो कांग्रेस ने बेईमानी करी है। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट ज्यादा वोट से दिख रहा है। आपको बहुत दिक्कत हो रही है इस बात से। अरे सचिन पायलट के साथ तो अन्याय हुआ है, आपका विधायक जो चुनाव लड़ रहा है के साथ अन्याय हुआ, वो सीडब्ल्यूसी रहे, इंचार्ज रहे, और वो कांग्रेस। सुनो खत्म करने दो बात। कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव लड़े और वो अध्यक्ष का चुनाव लड़े, उन्हें कभी कांग्रेस ने कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। इसीलिए कांग्रेस की फजीयत हो रही है। प्लीज एक आध जगह छोड़ दो उसे, आप तो छोड़ दो कम से कम सचिन पायलट को, उसे तो जीत लेने दो कम से कम सचिन पायलट को। इस तरीके से तो मत करो, उसके साथ तो अन्याय किया कांग्रेस ने। तो फिर आपने उम्मीदवार क्यों उतारा था? जो आपने उम्मीदवार उतार दिया सचिन पायलट के खिलाफ, वो प्रत्याशी कांग्रेस के साथ चला गया। चाहते हैं, सुनिए ना सर, मलूक नागर जी मेरी बात सुनिए। दरअसल आपकी पार्टी के साथ हो ये रहा है कि आपका वो मोदी जी नहीं कहते हैं गो वोकल फॉर लोकल, तो बहुत बढ़िया सी पेंटिंग बनाता है, बढ़िया शानदार पेंटिंग बन के तैयार होती है बीएसपी की तरफ से, और उसको एक बड़े मॉडर्न आर्ट वाला शोरूम वाला उठाकर ले जाता है और उस पर चस्पा कर देता है अपने मनपसंद टैग्स। यही आपकी पार्टी के साथ हो रहा है।
आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो तो कांग्रेस कहेगी कि कांग्रेस मलूक नागर जी कहेगी कि आप भी पार्टी की तरह बिहेव करें, आप ना लड़ते चुनाव। रूबिका जी कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी दूसरी पार्टियां ले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी वालों को भी ले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी वालों को भी तोड़ के ले जा रहे हैं। जो तोड़ के ले जाते हैं उन्हें शर्म करनी चाहिए, उन्हें डांके नहीं डालने चाहिए, उनको धन बल का प्रयोग करके उनको विधायक तोड़ के नहीं ले जाने चाहिए, उनको समझ आनी चाहिए। वरुण जी, इस पे अलग से पूरा डिबेट होना चाहिए। हाँ, ये क्या चोरी भी और सीना जोरी भी, अली बाबा 40 चोर, खुल जा सिमसिम। रूबिका जी बात बहुत अच्छी उठाई मलूक नागर जी ने। राजीव गांधी जी का विजन यही था, जब भी वो उस समय बिल लाए थे, और उसके कारण से कुछ रुका नहीं। उसके पहले आयराम गैराम की संस्कृति बहुत ज्यादा बढ़ावा कुछ नहीं रुका, वो खुदरा सेल रुक गई, थोक सेल शुरू हो गया। अब वो तो भारतीय जनता पार्टी ने 9.5 साल में कर दिया, आप क्या करें। होलसेल शुरू हो गया ना, कांग्रेस की होलसेल हो गया थे। तो आप टिकट देने से पहले को संसद में चर्चा हो कि भाई जो पार्टी छोड़ के जा रहा है उसको 2 साल 5 साल प्रति बैन लगाया जाए। ये तो संसद का काम है। आप सांसद हो, अपना प्राइवेट बिल लाओ उसके अंदर। इस पे डिबेट का क्या करेंगे? आप तो सांसद हो, आपकी जिम्मेदारी है, आप प्राइवेट बिल लाओ। अभी आ रहा है सत्र आ रहा है, उसमें लाइए इस बात को कि जो पार्टी छोड़ के जाता है एक बार किसी टिकट पे आता है उसको 3 साल 5 साल का प्रतिबंध लगे। जैसे राजीव गांधी जी लाए, जैसे आप लोग लाओ तो कुछ ना कुछ होगा। ये तो समस्या राजनीतिक समस्या है पूरे देश की। वरना वरुण जी आप इतने भोले हैं, आपकी पार्टी इतनी भोली है कि वो आंख नाक कान बंद करके बस उसी रास्ते पर जाती रहेगी। कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल है, मॉरलिटी है। मैं कह रहा हूँ राजस्थान के अंदर अब जैसे बसपा की बात है, रूबिका जी हाँ मलूक जी बड़े एक्टिव हैं आज मलूक ये जी। जो हमारे यथाकथित राजनीतिक विश्लेषण व कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, इनको मैं कहना चाहता हूं, मेरे 3 प्राइवेट बिल वेटिंग में हैं। क्या कांग्रेस देश में संसद को चलने दे रही है? हम 20 लाख लोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके और हमको संसद में भेजते हैं। ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। पार्लियामेंट चलने नहीं देते, प्राइवेट बिल की लाने की बात कर रहे हैं। मेरे 3 प्राइवेट बिल आए पड़े हैं संसद में, चलने दें संसद को, उनको पास कराएं, उनको आगे बढ़ाएं। प्राइवेट बिल अगला भी आ जाएगा। पार्लियामेंट में होते नहीं के लोग पार्लियामेंट में बात नहीं करते, पार्लियामेंट में बोल नहीं पाता कुछ भी। ये वरुण जी ये तो अरे आप लोग भी तो हंगामा करके नहीं चल रहे हैं ना संसद में। रूबिका जी मैंने बहुत देर से इंतजार किया। ओके मलूक जी एक सेकंड। मलूक जी अब मेरे सारे स्पीकर बहुत इत्मीनान से सुन रहे थे। मलूक जी अब इजाजत चाहती हूँ। मैं सबको अनइंटरप्टेड 20 सेकंड का टाइमर देती हूँ ताकि एटलीस्ट अपनी बात कह सके। बहुत फेमस प्रोग्राम है दहाड़। हाँ। स्टडी कर लो फिर बोलना यहाँ, और बिल्कुल प्रवक्ता के रूप में आओ, राजनीतिक विश्लेषण के रूप में आके और अपनी बातों को गलत रखो प्लीज। वरुण जी को नहीं बुलाऊंगी तो उल्टा वापस और मेरे ऊपर बरसेंगे, कहेंगे देखिए रूबिका लियाकत हमारी आवाज नहीं आगे आने देती है। वरुण जी का तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि एटलीस्ट आकर वो बात तो कह जाते हैं, वरना तो वो G14 जो चल रहा है वो उसमें इतने छेद हो गए, छलनी बन गई है वो G14 भी। अब एक सेकंड मलूक जी प्लीज इजाजत दीजिए आप। शाजी आलमी 30 सेकंड। वरुण जी को भी बुलाओ और इनके पार्टी के ओके शाजी आलमी 30 सेकंड। तीनों को बुलाओ। सुनिए मैंने बहुत देर से इंतजार किया और इस गर्मा गर्म गहमा गहमी के बीच में मैं अपनी बात कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैंने सुना ये बात को कि बहुत ही शानदार एक नारा दे दिया है राहुल जी ने कि आधी आबादी, जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। ये सबसे बड़ा एक थप्पड़ बोलिए इसको या चाटा बोलिए अल्पसंख्यकों के लिए, क्योंकि वो अल्पसंख्यकों के वोट पर जिंदा रहने वाली और उन्हीं की वजह से बार बार सत्ता पे काबिज रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से नकारा है मुसलमानों को और कहा है कि उनकी हिस्सेदारी, क्योंकि वो सिर्फ 14% है, उनको 14% मतलब उसी हिसाब से उनको उनके संसाधन मिलने चाहिए। अब अगर उनकी बात मानी जाती तो आज के दौर में मैं आपको एक आंकड़ा देती हूँ, केंद्रीय आवास योजना 32% उसके जो लाभार्थी हैं मुसलमान हैं,
मुसलमानों की क्या आबादी है? मनोज 14%। कह रहे हैं। यानी कि शाजिया, अपनी आप ये आबादी बात से कैसे कहीं कह सकती ज्यादा हैं? प्रोपोर्शन में लेकिन वो आप लाभार्थी रहे नहीं, हैं। नहीं, लाभार्थी की बात तो नहीं, अगर सुनिए, राजनीतिक सुनिए, तौर नहीं, पर बात होगी तो सुनिए, शाजिया, नहीं, नहीं, तो रुबिका, आपसे रुबिका, सबसे पहला रुबिका, सवाल रुबिका, पूछा साजिया जाएगा, के सवाल- राजस्थान में आपने नहीं, कितने मैं खत्म मुसलमानों कर को सीट दे दी? कितने अरे मैं मुसलमानों को खत्म कर दूं आपने अपनी सीट बात। दे दी राजस्थान मध्य में? प्रदेश में भी एक भी नहीं है। क्या मध्य बात- प्रदेश में कितने मुसलमानों को सीट दे दी आप दो आपने? अलग चीजों की बात करिए रुबिका। मैं नहीं नहीं मैं जवाब दूं, साजिया से यही मैं जवाब सवाल दूं मेरा उसको। है। मैं जवाब साजिया दूं। से यही सवाल मेरा रुबिका है। रुबिका साजिया नहीं, से आपका- यही सवाल क्यों मेरा आपके- है। अरे मैं साजिया जवाब तो दे साजिया दूं, ये इसी का तो बताइए जवाब दे- भारतीय जनता अच्छा, पार्टी जवाब तो देने ने दीजिए। कैंडिडेट आपका वो में सवाल मैंने क्या अरे वही ठाकुर सवाल मैंने मुसलमानों पूछा, की टिकट सबके के मन बारे में में 8वीं बार कह दिया। साजिया भाई ये सुनिए ना, आपने हाँ। हिंदी बोल सकते नवीं हैं, बार हिम्मत बोल दिया। कर पाएंगे आप? आपने भाई साहब अरे साजिया ओके ये मनोज भाई जी, साहब अरे क्या हो गया आज भारतीय आपको? जनता पार्टी से आप क्यों लोग बात एग्जिट पूछती पोल के है? नतीजों की तरह कर रहे हैं, कंफ्यूज। रुकिए ना सुनिए, मनोज आपके- जी, आपने जो सवाल पूछा वो सवाल हर नहीं, हिंदुस्तानी के मन में होगा। शाजिया इल्मी, नहीं, मैं- मध्य अरे अब- प्रदेश, राजस्थान, एक टिकट नहीं मुसलमान को। अरे तो सब तो सुनिए तो मेरी, अरे मैं जवाब कैसे दूं अगर आप लोग बोलते रहेंगे? हाँ हाँ बोलिए ना। मतलब 10 बार सवाल पूछ लेंगे मनोज जी या मनोज जी अरे से, तो पूछिए क्या ना उसको कि कुछ आपने जवाब पहले मिल राजनीतिक- जाएगा? जिस- आपको चुप जिस रहना बार को पड़ेगा ना अब एक मनोज या सवाल मनोज में जी। पूरा हो तो जाने सुनिए दीजिए, साजिया, सुन सुनिए, लीजिए। भाजपा जिसको से कि चुप फिर से चुप आप रहना सुन पड़ेगा तो आपको। लीजिए, सवाल खामोश तो पूरा रहिए, सुन लीजिए, बिला वजह इत्मीनान बोलते रखिए, रहिए, सवाल सुन लीजिए। रिपीट कर रहे हैं अपने आप सवाल को, सुन लीजिए, टाइम फ्री सवाल। वेस्ट कर रहे हैं, दर्शकों का सवाल कभी सुन फुटेज भी लीजिए। और पूरे प्रोग्राम का जाया हो रहा है सर। बार बार अपनी बात वही कह रहे हो, नई बात नहीं कह रहे हैं आप। जवाब सुनिए आप। उसका सबसे पहले तो सामाजिक, भारतीय आर्थिक जनता और पार्टी की स्ट्रैटेजी है भागीदारी जहां से कैसे आप अवेलेबिलिटी सुनिश्चित होगी करेंगी? वहां से टिकट दिए जाएंगे और वही उम्मीदवार होंगे। और जब वो उम्मीदवार बन जाएंगे एमपी और एमएलए, तो वो सुशासन में यकीन करेंगे, पक्षपात नहीं होगा। ये वो जमाना नहीं रहा जो आप चाहते थे जिन्ना के वक्त में कि सेपरेट इलेक्ट्रेट हो, मुसलमान मुसलमान का काम करे, हिंदू हिंदू का काम करे, भारतीय बात भारतीय कर का रही काम हैं? करेगा। आपको ये वर्ड सुन कहते हो? लीजिए, क्या चाहे वो बात हिंदू कर रही हो हैं या आप? मुस्लिम आपकी हो। हिम्मत और नहीं हो यही पा रही है, वजह से मैं साजिया। आपको वाकया आप दे रही हिम्मत थी कर पा रही कि हैं? भारतीय कि भारतीय जनता जनता पार्टी पार्टी है से जिसके पूछिए कि तहत मुसलमानों को क्यों नहीं 14% टिकट देते? क्या मुसलमान होने के मुसलमान इस देश का बावजूद नागरिक नहीं है? 30% क्या आप लाभार्थी पूछ हैं? पाएंगी? इसको कैसे आप सिर्फ एक्सप्लेन प्रवक्ता करेंगे बने आप? रहने के लिए अगर भागीदारी मुसलमान करते हैं। ओके, शाजिया इल्मी के सवालों, शाजिया इल्मी ने सवालों का जवाब दिया। आप रिस्पॉन्ड यही तो कीजिए। बात है इसकी। मनोज काका, यही 30 तो सेकंड है, आपको और ऑनर यही दिया। जवाब है मेरा। शाजिया इल्मी, आप रुकिए एक सेकंड। समझ में आया 30 आपको? सेकंड, 30 सेकंड मनोज काका। रूबिका, अरे साजिया इल्मी को, साजिया को शर्म आनी चाहिए। जिस भारतीय जनता पार्टी की आप भाटगिरी और प्रवक्तागिरी करें, क्या कभी आप में हिम्मत आ ये पाएगी कैसी अंदर क्या से? लैंग्वेज कि कर रहे हैं आप? पूछेंगे कि इस ये देश के कैसी 18% लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं मनोज काका? आप इतने सभ्य इंसान हैं। सुन तो नहीं, लीजिए, आप language ना नहीं। ये आप बहुत ही सुन तो भद्दी लीजिए। ना, ये बहुत ही भद्दी। नहीं, नहीं, सुनिए। आप अपने आप- शब्दों को पहले माफी वापस मांगिए। लीजिए मनोज जी, माफी मांगिए। शाजिया इल्मी के लिए, किसी महिला के लिए, किसी पुरुष के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। मनोज जी, पहले शब्द वापस लीजिए। आप सवाल तो सुनिए। ना 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 ना, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। उन्होंने बहुत मर्यादा में रहकर अपनी बात रखी है। आपको उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं है, चल जाएगा, लेकिन आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ये मरे देखिए, ये बचाव न करिए। मैं कोई बचाव नहीं कर रही हूँ। मैं वो हूँ जिसने सबसे पहले ये सवाल पूछा है। मैं किसी का बचाव नहीं कर रही हूँ। मनोज जी, मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, आप बहुत सही इंसान हैं। शब्दों की मर्यादा आपने नहीं रखी है। आपको शब्द आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया है शाजिया के लिए, वो शब्द आपको वापस लेने होंगे। आपको भी देश देख रहा है। वो शब्द पहले वापस लीजिए। आप कितनी कटु बात कीजिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर वो शब्द आप ना शाजिया के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल कोई भी समझदार इंसान, मैं कह रही हूँ खुद आप पर्सनल सवाल क्यों कह रहे हैं? आप क्यों भद्दी बातें कह रहे हैं मेरे बारे में कि मुझे शर्मानी चाहिए? मैं कहती हूँ कि आपको शर्मानी चाहिए। मैं कहती हूँ आपको शर्मानी चाहिए। लुटेरों की पार्टी में बैठे हैं आप। मैं कहती हूँ आपसे कभी। मनोज जी सुनिए, एक मिनट प्लीज। मनोज जी, सवाल है। मनोज जी, मनोज जी, मनोज जी सुनिए, सुनिए मनोज जी। मैं फिर कह रही हूँ, नहीं, मेरा एक सवाल है। मनोज जी, नहीं, मनोज जी, नहीं, सुनिए, जी, एक रूबिका जी, मैंने कभी नहीं, ऐसे कहा कि आपको शर्म नहीं बढ़ूंगी। वो मैं पार्टी आई एम जिसके सॉरी नेता सर, मैं आगे टोपी नहीं चढ़ाते बढ़ूंगी जब तक टोपी मनोज चढ़ाते भाई हैं, लेकिन आप कांग्रेस उन के कटु जाते हैं, शब्दों पार्टी का के इस्तेमाल नेता करने पर मैंने माफी आपसे नहीं कहा मांगते हैं। आप उस शब्द को वापस लीजिए, बड़ा दिल दिखाइए प्लीज मनोज जी। देखिए, कोई माफी ओपी नहीं। मैंने एक भी अमर्यादित शब्द बोला। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? एक भी आप अमर्यादित या तो फ्लो में आपको समझ में नहीं आया, या फिर वो गलत है, वो गलत है। मैं वो शब्द नहीं दोहरा सकती हूँ मनोज जी, मैं वो शब्द नहीं दोहरा सकती हूँ। सवाल खड़ा किया मैंने, उनके वैचारिक विमर्श पे सवाल खड़ा किया। कोई भी विमर्श हो, कोई भी विमर्श हो, आप उन शब्दों का इस्तेमाल मनोज जी नहीं कर सकते हैं। आपको किसने हक दिया?
नहीं कर सकते मनोज जी, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं आपको बताएं, मैं आपसे मर्यादा में रहकर इसलिए बात कर रही हूँ मनोज जी, क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, आप एक बहुत ही शालीन व्यक्तित्व के इंसान हैं और आपकी तरफ से शब्द का इस्तेमाल किया जाना मैं नहीं इस बात को कबूल करूंगी। आप उस शब्द को वापस लीजिए, बात खत्म कीजिए, मत दिखाइए ये सब ईगो, मत दिखाइए। आप रमेश पिधूड़ी से माफी मंगवाई, आप क्यों नहीं? अरे मेरे सामने बैठो तो सही, मैं माफी मंगवाऊंगी। मेरे सामने बैठे तो सही, मैं माफी मंगवाऊंगी। क्या बात कर रहे हैं आप? कहाँ मंगवा पाएंगी आप? कहाँ मंगवा पाएंगी? क्या मतलब कि नहीं मंगवा पाऊंगी? ना ना ना, जब मामला सही गलत का होता है मैं किसी का पक्ष नहीं लेती हूँ सर। इस बात का ख्याल रखिएगा, आप एक महिला के प्रति इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मनोज जी समस्या ये है ना, एक मिनट मनोज जी सुनिए, ये जो भाटगिरी शब्द है ना, इसमें समस्या ये है कि भाट अपने आप में एक ओबीसी जाति है, ठीक है, ये शब्द अपने आप में एक समस्यामूलक शब्द है। ये शब्द मैंने एक बार इस्तेमाल किया था, मैंने माफी मांगी थी। मुझे लगता है कि इसको माफी मांगने में कोई समस्या नहीं है। सुनिए मनोज इसको आप सुन नहीं रहे हैं, मनोज जी सुनिए, मनोज जी सवाल आपका वाजिब है, सवाल आपका वाजिब है, तरीका आपका घटिया है, मान लीजिए। साजिया जी पार्टी के प्रवक्ता अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, इसमें भाटगिरी शब्द का इस्तेमाल मेरे ख्याल से आपको नहीं करना चाहिए। आप अपनी बात बोलिए ना, छोड़िए ना, मतलब अपनी बात रखिए, क्या समस्या है? सबसे ज्यादा इस देश में अमर्यादित, संसदीय निश्चित रूप से बीजेपी ने हजारों मर्यादाएं तोड़ी होंगी, इसलिए आज आप एक मर्यादा तोड़ेंगे, इसकी जरूरत नहीं है ना। थोड़ी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जैसा व्यक्ति, आप जैसा मृदुभाषी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर लेगा मनोज जी? नहीं है ना मनोज जी, नहीं जरूरत है उसकी, ईगो मत रखिए। मैं कल को आपके बारे में कुछ गलत कह दूंगी और मुझे ध्यान आए कि मैंने गुस्से में ये बात कह दी है मनोज भाई, मैं आपको हाजिर नाजिर अपने काम को रखकर बता रही हूँ, मैं माफी मांग लूंगी कि मनोज भाई सॉरी, मैंने आपका दिल दुखा दिया। आप अपनी बात बोलिए मनोज जी, शब्द ऐसे नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे, समझ रहे हैं? आप गलत अच्छा आप अपनी बात बोलिए ना मनोज जी, क्या समस्या क्या है? मैं कह रहा हूं कि साजिया जी पार्टी मेरी बहन की तरह डिफेंड कर रही पार्टी को। जो सवाल है कि जिस वर्ग को भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देती है, वो आर्थिक सामाजिक कैसे दे पाएगी? आज मुसलमानों के प्रति घृणा भरा और नफरत भरा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह और अनुराग ठाकुर किस तरह के बयान देते हैं? कपिल मिश्रा, आप बताइए, की बात कर रहे हैं आप? मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, मैं आपसे सुशासन की बात कर रही हूँ। कोई भी तरह का पक्षपात किसी भी सरकारी स्कीम्स में नहीं हुआ है मुसलमानों के खिलाफ। और जहां तक बात है मुसलमानों की, मैं देखिए प्रमाण देखा आपने। रूबिका जी छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ, क्या मैं बोल सकती हूँ? रूबिका जी स्क्रीन पर है भाई, देखिए आप देख रही हैं रूबिका जी, अगर कोई मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में होता है, इस तरह की फप्तियां बदतमीजियां उसको बर्दाश्त करनी पड़ती है। और उल्टे ये कहते हैं आकर कि मुसलमानों को वोट टिकट क्यों नहीं देती है। दोनों बातें कर रहे हैं, आप समझिए रूबिका प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि एक तरफ तो बार-बार कहते हैं कि क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को वोट टिकट देती है, और जो मुसलमान आते हैं भारतीय जनता पार्टी में उसको ऐसे जलील करते हैं ये लोग। और आप अपने को जलील कर रहे हैं, आप अपने को जलील कर रहे हैं। मनोज जी सुनिए, बहुत फख्र है मेरी राजनीतिक चॉइस है। उस सवाल से शाजिया सुन लीजिए, आप नहीं दूर हो सकती हैं कि क्यों टिकट नहीं मिलते हैं, क्यों वहां पर रिप्रेजेंटेशन जो है मुसलमानों को नहीं मिलता है। लेकिन शाजिया की बात में भी दम है, और क्या वो कह रही हैं कि जो मुसलमान बीजेपी के साथ जुड़ता है आप उसे मुसलमान मानना बंद कर देते हैं, आप गलत नामों से उसे पुकारने लगते हैं, आप फप्तियां कसने लगते हैं, आप उसकी जगहसाई करने लगते हैं, और फिर आप ये कहते हैं कि बीजेपी उसके पास नहीं जा रही, वो बीजेपी के पास नहीं आ रहा है। अब चुनाव पर बात हो रही थी, मामला पहुंचकर आ जाता है मुसलमान, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। चुनाव में आप उसे टिकट, आपके दिमाग में घुसा हुआ है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सांप्रदायिक सोच आपके दिमाग में कोई बहस छेड़नी है तो वो मुसलमानों को आप ले आइए, और उसके बाद जो बहस छिड़ेगी वो कहीं जा ही नहीं सकती, उसका कोई अंत नहीं। मजबूरी मैं समझ सकता हूँ। अरे मजबूरी किसी की नहीं है मनोज काका, 3 तारीख को मजबूरी पर बात करेंगे, मजबूरी पर नहीं, मजबूरी है, मजबूरी है कि आप लुटेरों की पार्टी में, मेरी कोई मजबूरी है। हमारे 30 सेकंड कहाँ गए? सुन लीजिए, आप मजबूरी है कि आप इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। काफी समय ले लिया, दिलीप जी, हर्षवर्धन जी, मलूक जी, सबके 30 सेकंड जो है आपकी लड़ाई में आप लोग खा गए। मत कीजिए ऐसे, अब मैं 30 सेकंड दे दूं, आपकी इजाजत हो तो
मलुक जी एक सेकंड, हर्षवर्धन जी अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं जी। किताबों की फ्रेम के आगे बढ़िया सा फ्रेम दिख रहा है। पहले 30 सेकंड में हर्षवर्धन जी को दे रही हूँ। हर्षवर्धन जी 30 सेकंड। अभी संदर्भ मिल गया मुझे। तो मनोज काका जी और शाजिया इल्मी के बीच में हुआ है। दरअसल एक समय में जिस भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाता था, वो पूरी तरह से ओबीसी डोमिनेटेड पार्टी हो चुकी है। देश के किसी भी हिस्से में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ओबीसी के पास है। प्रधानमंत्री खुद पिछड़ी घांची तेली जाति से आते हैं। असली संकट यहां है, जिनके यहां से निकल कर आ रहा है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का दावा करते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा बीजेपी के पास है, लीडरशिप भी उसी के पास है, ऐसा है? प्रोग्राम भी ओके, उसी के क्या पास ऐसा है। ये है? वजह 20 सेकंड सर, 30 सेकंड दिलीप जी। मुझे लग रहा है कि जो राजस्थान में जो पॉलिटिक्स हुई है, कांग्रेस की जो पूरी पॉलिटिक्स है, वो चुनाव से ठीक पहले उन्होंने खुद को सोशल जस्टिस के आसपास उन्होंने बिल्ड किया। उसमें कास्ट सेंसस, जिसकी जितनी संख्या भारी है, सब नेताओं ने अचानक से कहना शुरू किया। लेकिन अशोक गहलोत की पिछली 5 साल की सरकार ने ओबीसी के लिए कौन से 3 काम किए, ये चुनाव प्रचार का मुद्दा नहीं बना। हाँ। वो अपने यहाँ जाति जनगणना भी नहीं करा पाए मनोज भाई। प्रॉब्लम ये है, अगर वो कराते तब उनके इस दावे में दम होता कि हम ओबीसी के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहे हैं, आप हमको वोट दीजिए। ये क्योंकि उन्होंने नहीं किया, इसलिए मुझे लगता है कि वो नारा और उनके कार्य, इनके दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो गया। ये गैप उनको नुकसान पहुंचाएगा। राजस्थान में अशोक गहलोत ने जो 7 गारंटियां लेकर आए थे, उसके सामने प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि मेरी कही हुई जो गारंटी है वो गारंटियां पूरी होने की गारंटी है। मुझे लग रहा है राजस्थान की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी है उस पर भरोसा किया है और 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां स्पष्ट बहुमत से बनने जा रही है। मलुक जी 30 सेकंड्स। जी देखिए, एक तो जो पिछड़ों की बात होती है, अगर काका जी कह रहे हैं तो बात सुननी चाहिए, टूट के नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन काका जी ने जो असंसदीय भाषा या भाटगिरी की जो बात कही, वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस 65, 68, 70 सालों में पिछड़ों को कुछ नहीं दिया। बीजेपी पिछड़ों की बात करती थी जब, और आज बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस पिछड़ों की बात कर रही है। जहां तक भाजपा की बात है, सबकी जाति भारतीय है। अरे अगर वो देश में 60%, 62%, 56% है, उनको हक मिलने की बात आती है तो किसी को दिक्कत क्यों हो रही है? जहां तक बात है वो जनसंख्या बढ़ने की, आगे नहीं बढ़ रही। जो पिछली है उनको पिछले दिनों नहीं मिला, कांग्रेस ने हक नहीं दिया, या बीजेपी अब हक नहीं दे रही, तो अब उनके हक मिलने की बात आती है तो दिक्कत क्यों हो रही है? तो वो ये पिछड़ी जातियां रही है, कितना आगे आप लोग लाके उनको खड़ा कर पाए हैं?